Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम पूनम, क्लास will be started at 5 p.m. right? ठीक है। यस मैम। हाँ, आप थोड़ा सा वेट कर लें तो 5 ओके बजे क्लास स्टार्ट होगी। ओके मैम।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम कैसे वालेकुम बच्चों? वालेकुम सलाम। कैसे बच्चों आप लोग? मैम। मैम ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को काम दिया था करने के लिए, किया है? डिज़ाइन प्रॉब्लम्स किए? Yes, ma'am. वेरी गुड। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स and then we will start the next topic. जी, आप में से कौन बताएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बक एंड बूस्ट कन्वर्टर? लेट मी कॉल द नेम उमर यूनस। Yes, ma'am. उमर यूनस, आप इस पूरे कोर्स में बहुत ही आइडियल रहे हैं। No, आइडियल ma'am. आइडियल, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन द वर्ड। आइडियल का मतलब जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना, वो ये कि आइडियल मोड में रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेटिव मोड में नहीं होते। ठीक है, ये वो वाला आइडियल नहीं है शायद जो आप समझ रहे हो। ये एक्चुअली मैं कहना चाह रही हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर आते हैं ना मीटिंग में, ठीक है, आप पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, मैम तो आपसे पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ चलें, आप पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि, एक मिनट बेटा, हाँ मुझे ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बक एंड बूस्ट कन्वर्टर? यस मैम, सॉरी मैं समझा नहीं। मैम बताइए, रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हेलो मैं ये कह रही हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बक एंड बूस्ट कन्वर्टर? हमने पढ़ा मैम, है ना बक जो कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर। जी यस मैम बिल्कुल पढ़ा है। मैम जो बक कन्वर्टर होता है वो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है आउटपुट वोल्टेज को। अच्छा, और बूस्ट? मैम वो उसे मतलब बूस्ट करता है वैल्यूज को। मैम ये इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक अच्छा सेकंड बूस्ट कन्वर्टर, मैम ये माइंड में नहीं आ रहा है। मैंने पढ़ा है अच्छा बिल्कुल, लेकिन मेरे में नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, किसी और से पूछ लेते हैं। जी उमर हयात, यस मैम। जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टर्म द बूस्ट कन्वर्टर? मैम बूस्ट का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास कम वोल्टेज है, हम उनको ज़्यादा, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो वो हम बूस्ट कन्वर्टर लगाते हैं। अच्छा, अगर हमें ज़्यादा चाहिए, कौन सा वोल्टेज? मैम आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज या कोई और वोल्टेज? मैम एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज। अच्छा जी, जुहेब शाहिद, आप इन्हीं की ही जो ये कमेंट कर रहे हैं, इसी को ही थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। इज दैट डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज? जुहेब शाहिद। जुहेब शाहिद, आपका शायद माइक कनेक्टेड नहीं है। जी यस मैम। जुहेब, हाँ जी जुहेब, आप बताइए कि ये जो बूस्ट कन्वर्टर है, जो कि अभी उमर हयात ने बताया है कि इट इज़ बेसिकली यूज टू बूस्ट द वोल्टेज, तो ये कौन सा वोल्टेज है जिसको हम बूस्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं? इज दैट एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डीसी वोल्टेज।
देयर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स। ये कौन सी इनपुट है? मैम डीसी इनपुट। डीसी इनपुट, ठीक है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कौन सा वोल्टेज है, बिकॉज दिस टर्म इज स्पेसिफिकली यूज फॉर डीसी वोल्टेज, ठीक है। डीसी Yes, टू ma'am. डीसी कन्वर्जन के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब मुझे कौन बताएगा? हसाम सिद्दीक। हसाम सिद्दीक, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिजाइन ऑफ बक एंड बूस्ट कन्वर्टर? डिजाइन डिफरेंस बता दें दोनों का। जी हसाम, हसाम, हसाम सिद्दीक। मैम मेरे ख्याल में नेट इशू है उसका। अच्छा, चले कोई और बता दें। अहमद अब्दाल, आप बता दें। क्या मैं बता दूं? मैम क्या बताऊं? What is the difference in the design of buck and boost converter? मैम क्या नाम है जो बक होता है वो क्या नाम है, वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। मैम बताना वैसे मैंने क्या। अच्छा, एक मिनट हसाम, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। आई थिंक देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन योर माइक। अहमद, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे कि इस दोनों के डिजाइन में क्या डिफरेंस है? एक बक कन्वर्टर है, एक बूस्ट कन्वर्टर है। सबसे पहले आप जनरल डिजाइन बताएं डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, ठीक है। फिर आपने बताना है कि बक कन्वर्टर है तो उसका ये डिजाइन है, बूस्ट कन्वर्टर है तो उसका ये डिजाइन है, सर्किट डिजाइन। ओके मैम। मैम ये तो नहीं मुझे पता है, मुझे बस ये पता ही करते क्या हैं। अच्छा, चलिए मैम एक मिनट, फहीम आपकी बारी आती है। जी अहमद, बताइए क्या करते मैम हैं ये ये? क्या नाम है जो बक कन्वर्टर होता है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज होता है। बक कन्वर्टर चार्ज ऐसे करने नहीं के लिए यूज होता है, और बूस्ट कन्वर्टर दोनों यूज हो सकते हैं। और जो जी दोनों यूज हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज ऑफ योर बैटरी। यस मैम। अगर आपको कम जो वोल्टेज बैटरी मैम ये क्या रिक्वायर्ड है, नाम दोनों भी कम यूज कर हो लें। सकते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर जो होता है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, जी आप उससे बहुत ज्यादा डी ट्रैक हो रहे हैं। जी मैम वो सर्किट के बारे में नहीं पता मुझे। अच्छा बेटा, देखें आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑन कैंपस है, तो सबको पता है ना, ईमेल चली गई होगी आप सब लोगों को, ऐसे ही है ना? सबको कंफर्म है ये यस कि मैम। आप लोगों के एग्जाम्स ऑन कैंपस हैं, तो ऑन कैंपस एग्जाम्स के लिए ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर आप लोगों ने ऑन यस मैम। कैंपस एग्जाम्स देने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने गूगल खोला और उसके ऊपर लिखा बक कन्वर्टर और आपने उसकी डेफिनेशन बता दी, आपने खोला बूस्ट कन्वर्टर उसकी डेफिनेशन बता दी, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब आपके ऑन कैंपस एग्जाम्स हैं, ऑन कैंपस के लिए आपको उसी तरह प्रिपरेशन करनी है जिस तरह फिजिकल क्लासेस में प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आपके ऑन कैंपस एग्जाम्स हैं। अपने आप को बार बार खुद बताएं कि ये ऑन कैंपस एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यस तो मैम। कोई और मुझे बता दे, जल्दी से इसको समराइज करते हैं और आगे चलते हैं। कोई भी मुझे बता दे। अब मलिक कौन बताना चाहता? फहीम अफजल। मैं यस बता दूं मैम। मैम? चलें फहीम को बताने मैम देते हैं। जी मैम फहीम। बक को यूज करते हैं हम, बक कन्वर्टर को स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक और है, मैम इस डीसी वोल्टेज को, ठीक है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि मैम सोर्स वोल्टेज सोर्स के बाद ना हम लगाते हैं बीजेटी या फिर कोई भी स्विच लगाते हैं, और पैरेलल में डायोड लगा होता है। ठीक लेकिन है, जो
और उसके बाद इंडक्टर और उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है। ठीक और है। जो बूस्ट है ना मैम, उसमें वोल्टेज सोर्स के साथ वो इंडक्टर लगा होता है और अच्छा, पैरेलल के अंदर स्विच लगा होता है, ठीक है, और उसके बाद आगे वो सीरीज में डायोड। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ऐसी क्या चीज़ है जो कि बक या बूस्ट कर रही है चीज़ों को? मैम इसमें ये है कि बूस्ट कन्वर्टर में ना जब पॉजिटिव साइकिल आती है ना, तो मैम ये जो स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो डायोड है ना वो ओपन सर्किट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस ना VL इज इक्वल टू VS आ जाता है, मतलब कि ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस सोर्स वोल्टेज आ जाते हैं। ठीक है, तो मैम इसकी वजह से क्या कहते हैं, ये होता है बूस्ट। और जब ये होते हैं मैम, जब ये इसकी ऑपोजिट आएगी, नेगेटिव आएगी, तो तब मैम ये क्या कहते हैं, स्विच हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट, और ये जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे ठीक हो गया। और जो मैम ये इंडक्टर के क्रॉस मैम सोर्स वोल्टेज होंगे, सोर्स वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहे होंगे वो होंगे इंडक्टर के क्रॉस। ठीक है, ठीक बता रहे हैं जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी हमजा। मैम वो एक दो क्वेश्चन पूछने थे। हाँ जी पूछें। मैम ये जो क्या नाम है, डिजाइन प्रॉब्लम नंबर 1 है, जी इसमें मैम हमने ना इंडक्टर 25% लार्जर लिया मिनिमम, यानी इंडक्टेंस का। तो यू मैम टॉकिंग ये अबाउट बूस्ट और बक कन्वर्टर? बूस्ट मैम, नहीं बक बूस्ट, कन्वर्टर, बक बक कन्वर्टर। मैम कन्वर्टर बक आता है, डिजाइन। बक में आता है ठीक है, 25%। ठीक है। मैम बक में तो ये मैम मेरा भी ऐसे क्वेश्चन था मैम, उसमें 25% था तो 0.25 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए था, उसने 1.25 से करवाया। यस मैम, अच्छा, उसने अच्छा ये क्वेश्चन 1.25 से करवाया मतलब। जी, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई ना, दैट वाज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक 25% लार्जर देन दैट वैल्यू, ठीक है, 25% मैम लार्जर। वो 78% का 25% ये नहीं ना होता, वो कुछ और आता है, 19 पॉइंट कुछ ऐसा कुछ आता है। जी बेटा, मैं आपको वही बता रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म। जब भी आपने किसी वैल्यू से सम परसेंटेज ज़्यादा लेना होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि आप 1 किलो दूध ले रहे हैं, ठीक है, या आप 2 किलो दूध ले रहे हैं, और मैं आपसे कहती हूँ 1 किलो कर लेते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी 1 किलो दूध ले रहे हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आपने इसका 50% ज़्यादा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप 1 किलो दूध ऑलरेडी ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और मैं आपसे कह रही हूँ कि आज आपने इस दूध का जितना आप ले रहे हैं इसका 50% ज़्यादा लेना है, तो वो कितना दूध बनता है? वो कितना मैम दूध उसमें बनेगा? ऐड मैम कर देंगे 1.5 kg। 125। 1.5 kg, ऐसे ही है, ये बनेगा, यस मैम। ये बनेगा। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। आपने एक इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली है, दैट इज एल मिनिमम, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, और आपने ये कहा कि इसका 25% लार्जर लेना है, इस वैल्यू में 25% इसका ऐड करें, वो लेना है आपने। ये तो मिनिमम वैल्यू, अगर आप इसका 25% लेंगे वो तो छोटी सी वैल्यू होगी, वो तो इस मिनिमम वैल्यू से भी कम हो जाएगी, ठीक है। जब 25% लार्जर लेना है तो इट मीन्स कि उस वैल्यू के अंदर इसका 25% ऐड कर दें, वो तो लेनी ही लेनी है, दैट इज मिनिमम वैल्यू, उसके अंदर 25% उसका ऐड कर दें, तो वो बनता है मैम किसका ऐड 1.25 करना है 25%? एल मिनिमम का। मैम उसका 25% 19 पॉइंट कुछ आता है ना, 78 जी एल मिनिमम जो है हमारे पास। जी, तो तो वो बेटा जब इसमें हाँ हाँ पूछिए। ठीक है मैम। ठीक है, मैम 1.25 मैम आप क्लियर कह है? रही ठीक है हैं मैम। कैपिटल एल जो वो है वो 1 है और हम उसमें 0.25 ऐड करेंगे। 0.25 ऑफ एल मिनिमम, बेसिकली एल आपने मिनिमम, क्या, ठीक है। हाँ बेसिकली आपने ये लिया है एल मिनिमम, जो था वो तो था ही, ठीक है। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आपने क्या लिया, एल मिनिमम, ठीक है। इस एल मिनिमम के अंदर आपने ऐड किया इसका 25%, 25%
ऑफ एल मिनिमम, ये वैल्यू ली आपने। इसका मतलब है कि एल के अंदर इसका 25% ऐड कर दें, ठीक है, यानी 25% लार्जर वैल्यू ली है, 25% लार्जर। नोट ये नहीं कहा कि जो एल मिनिमम आ रही है उसका 25% ले लें, नो, 25% लार्जर लें। जिस तरह 1 किलो दूध ले रहे थे तो ठीक मैंने है मैम, आपसे लग कहा गया कि था। 50% इसका ज्यादा लें, तो 50% उसका 0.5 kg था तो 1.5 kg मैंने लिया, ठीक है, क्लियर। और वैसे भी ये तो एल मिनिमम है ना, तो मिनिमम का मतलब है कि इससे कम नहीं आप ले सकते, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे ज्यादा लेनी है आपने, ठीक है ठीक हो मैम। गया। अच्छा मैम और चलें, ये सेकंड, इससे अगली जो मैम है, क्या नाम है, एग्जांपल 6.3, मैम उसमें अगर हमें आर की वैल्यू गिवन होती है रेजिस्टेंस की, तो हम आई एल वैसे निकाल सकते थे वी नॉट ओवर आर आर करके, ये अगर जो आर हमने की आई एल वैल्यू, निकाला। यस अगर मैम, अगर आर की आर की, वैल्यू गिवन होती, यस मैम। बिल्कुल वो उसकी एवरेज वैल्यू आनी थी, ठीक है। जी आई मैम। इक्वल्स टू वी ओवर आर जो है ना, वो बेसिकली उसकी लोड की एवरेज वैल्यू होती है, आई इक्वल्स टू वी ओवर यस आर, मैम। ठीक हो गया। क्योंकि वी नोट भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट होगा, वो बिल्कुल आपके पास जितने भी एम्पियर होगा ना, वो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो डीसी वैल्यू वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह। यहाँ ठीक है पर मैम। आर गिवन है कि नहीं ठीक। है? नो मैम, यहाँ ना उसने डायरेक्ट बता दिया कि हमारे पास आउटपुट जो है, करंट, आउटपुट करंट वो 5 है या 6 है। ठीक है, आउटपुट करंट वेरी कर रहा है ना यहाँ पे 4 और 6 एम्पियर के दरमियान में, यानी यस कि मैम। कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ठीक है लोड मैम। भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें, बक कन्वर्टर पे आते हैं, बूस्ट कन्वर्टर पे आते हैं। बूस्ट कन्वर्टर की किसी ने एग्जांपल करने की कोशिश की, स्टार्ट करने यस मैम की थी। की थी। तो बूस्ट कन्वर्टर की भी एग्जैक्टली वही हैं जो कि बक कन्वर्टर की हैं, ठीक है। और सिर्फ इसका डिज़ाइन का तो डिफरेंस सबको पता है ना, यस मैम। सिर्फ ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ना, ये इंटरचेंज हुए हैं, इनकी मतलब प्लेसमेंट में, पोजीशंस में चेंज है बस, ठीक है। बाकी सेम उसी तरह आपने अप्लाई किया सारे कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आपको ये वाली चीज़ प्रूफ करनी आनी चाहिए, वो चाहे आप डेल्टा आई से कर रहे हैं, चाहे आप इस वी एल से कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, लेकिन एक जस्टिफाइड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये मैम बूस्ट इनके कन्वर्टर ना है तो ये क्यों है। जो, जी जी, मैम इनके जो एक्सप्रेशंस है ना वो काफी यानी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं आपस में। यानी अगर एल मिनिमम निकालनी है या यानी हाँ वो तो यानी होगा, करंट निकालना है मैक्सिमम, तो मैम इसका कुछ बता दें आप, क्योंकि वो याद नहीं रहेंगे। ठीक है। वो उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा हुआ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जेनेरिक होते हैं ना एक्सप्रेशंस, वो आप लोगों को याद होने चाहिए, लाइक ये वी नॉट इक्वल्स टू वी एस मैम ओवर वो हो वन जाएगी। माइनस टी, ठीक है। ये अब आप, ये नहीं मैं दूंगी अब एग्जाम में, ये आपको पता होना नहीं, चाहिए, ठीक है मैम, ठीक है। ये बताओ। तो यहाँ जिस तरह और कोई छोटे मोटे हैं, वो आप लोगों को, जैसे ये इसके ग्राफ्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये क्या है, ये वैल्यू आईसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है, या आईसी ये पीक टू पीक वैल्यू कितनी होती है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। हाँ, बाकी जो है जिस तरह आप कह रहे हैं एल मिनिमम की बात कर रहे हैं, या ये फार्मूला है, ये आपको अगर मैं आई एल दे रही हूँ, डेल्टा आई दे रही हूँ, तो ये आई मैक्स आई मिन निकालना आपको खुद आना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं दूंगी, लेकिन कुछ फार्मूला ज़रूर दूंगी जो कि मुझे लगेगा कि ये याद करना आप लोगों के लिए टफ है। जैसे ये एल मिनिमम है, बिल्कुल ठीक है, ये मैं दे सकती हूँ, ठीक है। मैं फार्मूला वही कल मुइज़ वाली बात के हम जो है ना पहले डिस्कस कर लेंगे, जो भी फार्मूला शीट होगी, ठीक है। तो वो अगर मैं खुद बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, या जिस तरह भी होगा ना मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। तो जो यस ज़्यादा मैम, टफ ये है बेहतर फार्मूला, हो जाएगा। उनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बहरहाल आपको क्लियर होने चाहिए, आपको दोनों के सर्किट्स में क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि ये सर्किट बक का है, ये सर्किट बूस्ट का है, ठीक है। डिज़ाइन प्रॉब्लम्स दोनों के सेम है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ आप वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। जैसे पीक टू पीक आईसी है वो कितना है, दोनों केसेस में थोड़ा सा वो फ़र्क होगा, क्योंकि सर्किट चेंज हो गया ना, तो थोड़ा सा ग्राफ भी चेंज हो मैम गया, फॉर्मूलाज ठीक भी है। चेंज हो गए हैं, फार्मूला फार्मूलाज मैम चेंज हो गए हैं ना उसमें, फार्मूला बक चेंज हो बूस्ट गए हैं, वाले। बिल्कुल फार्मूला चेंज हो गए हैं, उसकी वेवफॉर्म्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको खुद पता होने चाहिए क्लैरिटी के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑन कैंपस एग्जाम से मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे कि दोनों का कंपैरिजन करें या उसका सर्किट बनाकर उसकी वेवफॉर्म्स बनाएं, कुछ भी हो सकता है ना,
ठीक है। तो ये वाले जो रट्टा लगाने के अलावा ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। और वैसे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपने रेक्टिफायर्स पढ़े, वो रेक्टिफायर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद डीसी टू डीसी कन्वर्टर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह आज हम ये ओके चैप्टर मैम। कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद फिर हम इन्वर्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो ऑब्वियसली हमारा लास्ट चैप्टर होगा। क्यों? क्योंकि हमने एसी टू डीसी भी कर लिया है, रेक्टिफायर्स भी पढ़ लिया है, और एसी कंट्रोलर्स भी यानी एसी टू एसी भी कर लिया है। और ये जो चैप्टर है डीसी टू डीसी, इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा इन्वर्टर्स का, ठीक है। फिर उस पर बाकी जितने भी 2 या 2.5 वीक जितने भी रह गए हैं, ठीक है, वो फिर हम उस पर स्पेंड करेंगे। अच्छा ओके बच्चों, मैम। आगे चलते हैं जी। बूस्ट कन्वर्टर हमने कर लिया था, ठीक है। और इसकी भी मैंने डिज़ाइन प्रॉब्लम्स करने के लिए दी थी। किसी ने अगर की हो और किसी को कोई इशू हो इसमें, तो मुझे बता दे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको। वैसे तो मेरे ख्याल नो से मैम, हो गई। नो मैम। हाँ वही हैं जो कि बक कन्वर्टर की हैं, वही एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं और वही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है, तो आपने देखना है कि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है, जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। और कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है, और ESR का पूछा होता है यूजुअली, वो आपको निकालना आना चाहिए, या IC की पीक वैल्यू, IC की RMS वैल्यू, ठीक है, वो निकालनी आनी चाहिए। और इसके अलावा जो है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस भी हो गया, मैक्सिमम इंडक्टर करंट निकालना आना चाहिए और उसकी RMS वैल्यू जो पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एंड प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करें, ठीक है, उसको भी अटेम्प्ट करें। इसी तरह के ही हैं, ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, जितने आप कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स जी। इसके बाद बूस्ट कन्वर्टर में ही एक छोटा सा टॉपिक है इंडक्टर रेजिस्टेंस। ये मेरे ख्याल से हमने डिस्कस नहीं किया था, ये भी एक बस छोटा सा टॉपिक है। इसको मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर बेसिकली क्या है। इसमें सिर्फ हमने इंडक्टर की रेजिस्टेंस को ऐड किया था, जिस तरह हमने कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को ऐड किया। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमारे पास सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आइडियल हैं, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, ठीक है। अब हमने उसके बाद कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस जो कि ESR के नाम से हमने इंट्रोड्यूस की, और हमने बताया कि इस ESR की वजह से, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से बेसिकली हमें आउटपुट पर रिपल्स नज़र आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमने इंडक्टर रेजिस्टेंस, यानी हमने इसको भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश की कि इंडक्टर की भी तो एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और पावर लॉस भी होगा, ठीक है, दोनों होंगे। पहले हमने क्या कहा था, जो पावर इनपुट है वो पावर आउटपुट के इक्वल है, क्योंकि इंडक्टर में भी पावर डिसिपेशन नहीं होती और कैपेसिटर में भी नहीं होती और डायोड में भी नहीं होती, ठीक है। तो एवरेजली किसी में भी नहीं होगी। तो जो पावर इनपुट थी वही पावर आउटपुट थी, क्योंकि हमने एक रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है और हमारे पास एक इनपुट है। अब जब हमने रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इंट्रोड्यूस की, तो फिर हमें ये फार्मूला बताना पड़ेगा कि PS इक्वल्स टू P0 प्लस PRL। RL इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की जो अपनी पर्सनल रेजिस्टेंस है ये वो है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अब चेंज क्या आया है, PS किसके इक्वल है, VSIL, क्योंकि सीरीज में सोर्स के साथ इंडक्टर लगा हुआ है, तो जो सोर्स करंट है वही इंडक्टर करंट है। P0 किसके इक्वल है, V0 ID। ID क्यों लगाया यहाँ पे, इसका अगर आप सर्किट ओपन करें तो आप देखें कि डायोड जो है वो आउटपुट के साथ सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो डायोड करंट है वही बेसिकली हमारा जो है वो करंट होगा। इसमें देखें, ये दिस इज द सर्किट ऑफ बूस्ट कन्वर्टर। इसमें मुझे बताइए कि डायोड करंट किस तरह निकालेंगे, ये डायोड करंट कैसे निकलेगा। मैम ID1 इज इक्वल टू IC प्लस I0। ID इक्वल्स टू IC प्लस I0, ऐसे ही है। और मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू ले लूँ, क्योंकि मेरे पास तो सारी जो है वो वेव फॉर्म की फॉर्म में है ना, वेव फॉर्म्स की शक्ल में आपको नजर आएंगी, ठीक है। अगर मैं एवरेज वैल्यू ले लूँ तो डायोड की जो एवरेज वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, IC की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, मैम एवरेज लोड करंट के इक्वल होगी, एवरेज क्योंकि वो डायोड लोड करंट, एवरेज डायोड करंट किसके इक्वल होगा, एवरेज मैम लोड, लोड। एवरेज लोड करंट। क्यों, क्योंकि IC की एवरेज वैल्यू 0 होती है। यस यही मैम, कहा था ना हमने, इंडक्टर ऐसी है के लिए मैम। हमने क्या कहा था
कि इंडक्टर में जो IL होता है, करंट होता है, वो पीरियोडिक होता है और उसका वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 होती है। और इन केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आता है वो पीरियोडिक होता है, और जो करंट थ्रू द कैपेसिटर है उसकी एवरेज वैल्यू 0 है। एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर IC की एवरेज वैल्यू 0 है तो डायोड की जो एवरेज वैल्यू होगी वो इक्वल होगी रेजिस्टेंस का जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू को, यानी कि लोड करंट पे। ठीक है, यस मैम ठीक है। और दूसरा ये कि ID जो है अगर हमारा स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, स्विच ऑफ होने का मतलब ये है कि ये वाला, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, या ये वाली सिचुएशन कर लें। ठीक है, स्विच ऑफ, तो जो ID होगा वो किसके इक्वल होगा, ये स्विच ऑफ है। ठीक है, और जब स्विच ऑफ है तो IL हमारा के डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो IL है वही ID होगा। ठीक है, ठीक है, सर्किट को एनालाइज करना समझ आ रहा है ना, कैसे हम एनालाइज करेंगे? यस ठीक हो मैम। गया बच्चों? हाँ ठीक है। यस। तो अगर मैंने अब यहाँ से, अब मैं सर्किट ही दिखा रही हूँ और आपसे वैसे पूछ रही हूँ कि अगर मैंने करंट फाइंड करना हो डायोड का तो मैं कैसे निकालूंगी, ID मेरा कैसे निकलेगा? ID इक्वल मैम IRL हो जाएगा ना, जो IRL का करंट होगा वही ID का करंट हो जाएगा मैम, क्योंकि IC तो मैम जीरो हो जाएगा, एवरी करंट इंडक्टर तो जीरो होता और है। डायोड के वोल्टेजेस को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास ID का हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये माइनस वगैरह करके सारा कुछ करके ही किया हुआ है। यहाँ से मुझे बताइए अगर मैंने ID निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? ये हमने यही किया हुआ ना, ID इक्वल्स टू 0, वो तो एवरेज वैल्यू थी ना जो हमने लोड करंट के बराबर किया उसकी एवरेज वैल्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बच्चों, अगर तो मेरा डायोड रिवर्स बाइस्ड है तब तो ये करंट 0 हो गया, यानी जी स्विच ठीक ऑन है। के केस में। ठीक है, स्विच ऑन है तो डायोड मेरा ऑफ है, इसका करंट 0 हो गया। अब मैंने स्विच को ऑफ कर दिया तो मेरा डायोड ऑन हो गया, और डायोड का करंट किसके इक्वल था, जो IL का IL करंट था। IL ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली जो IL की वेवफॉर्म थी वही मैंने यहाँ पर बना दी है, Imax से Imin, क्योंकि दोनों का सेम करंट है। ठीक है, अब मैंने ID की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर 0 to T, 0 to कैपिटल T। मैं कैसे निकालूंगी? हम इंटीग्रेट कर देंगे। मैम इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर करेंगे देंगे। DT से T तक। ठीक है, एरिया अंदर यानी का। 1/T, यानी इसके एवरेज वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी हो तो 1/T इंटीग्रेशन 0 to DT 0 होगा, और DT से T तक इसकी क्या वैल्यू होगी, IL। IL मैक्सिमम। ठीक है, IL है, IL मैक्सिमम से मिनिमम सारा ये IL ही है। ठीक है, ठीक जो भी है। IL की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है। ठीक हो गया, चले। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आंसर आएगा, कोई अपनी कॉपी पे करके मुझे बताएगा कि डायोड करंट की एवरेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IL क्या निकलती है? और मुझे कॉपी पे, अपनी कॉपी पे करके मुझे दिखाएगा। एक मिनट मैम। जी जी, और जो सबसे पहले मुझे करके दिखाएगा उसको मैं बोनस मार्क्स भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले करके दिखाना है। ये ID का ग्राफ है और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसकी एवरेज वैल्यू आपने मुझे बतानी है ID की। मैम ये आती है हमारे पास IL डिवाइडेड बाई T, और आगे मैम इसके साथ मल्टीप्लाई खाती है, खा रहा है वो 1 - D, आगे ब्रैकेट के बाहर T आता है। ठीक है, और T से कैंसिल हो जाएगा, जी। तो क्या बन गया, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? IL मल्टीप्लाई बाय 1 - D। ठीक है, वेरी गुड मोइज, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पर वापस आते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ID इक्वल्स टू IL इंटू 1 - D। क्लियर? एवरेज डायोड करंट। ठीक है, ये समझ आ गई ना कैसे निकाला है? इसकी वेव फॉर्म पे चले जाएं और ID इक्वल्स टू IL कर दें, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर 0 कर दें, और इसकी एवरेज वैल्यू 0 से T के लिए जो भी वैल्यूज़ बनती हैं वेव फॉर्म में, ठीक है, वो फार्मूला अप्लाई करें एवरेज वैल्यू के लिए, जो कि क्या बनेगी, 0 से DT तक 0 होगी, और DT से T तक आप इंटीग्रेट करेंगे IL को और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम पीरियड T के साथ, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ID इक्वल्स टू IL इंटू 1 - D।
इस फार्मूला में इसको पुट करें, ठीक है। पहले आप क्या करते थे, आप सिंपल करते थे पी एस इक्वल्स टू पी नोट एंड यू इग्नोर दिस पावर लॉस पी आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपने क्या किया, आई एल स्क्वायर आर एल भी किया, क्योंकि जो इंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा वही उसकी रेजिस्टेंस में से करेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये वाली टर्म आप इग्नोर करते थे और यहाँ से आप इन दोनों को इक्वेट करके, ठीक है, वी नोट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एस तो एक फार्मूला बन जाता था, या आप वी एस को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक फार्मूला बन गया, या आप आई डी की जगह पे उसकी कोई एवरेज वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से आई एल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ से आप फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करते थे, यूजली आप आई एल कैलकुलेट करते रहे हैं, ठीक है, पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट करके। तो यहाँ पर अब आपने इस टर्म को भी जब ऐड कर दिया तो इसके साथ उसी तरह आप लेके चलेंगे इसको, और यहाँ पर आपने इस टर्म को भी साथ रखना है, ठीक है। जब आप इस टर्म को भी रखेंगे तो अब आपके पास आई एल की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, आई डी ओवर 1 माइनस डी कर लें, या ये इक्वल है वी नोट ओवर आर ओवर 1 माइनस डी, ठीक है। सिंपल आपने इसको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब आपके पास वी एस जो है इसमें जो मैंने ऐड करवाया पी एस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी आर एल, मैम जो पी आर एल है ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस, बिल्कुल ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपके पास आ रही है मैम, ये फिर हमारा आइडियल नहीं ना कल आएगा, क्योंकि आइडियल केस में तो ये आता ही नहीं हमारे पास पी आर एल। हाँ, आइडियल केस में नहीं आता, जो assumptions हमने की हुई थी ना, हमने पूरा एनालिसिस किया था उसमें ये नहीं है, लेकिन अब हमने इसमें प्रैक्टिकली ऐड करके तो हमने अब इसका मजीद एनालिसिस किया कि अगर मैं प्रैक्टिकली इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ऐड कर दूं, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस तो होती है और उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, इसमें ये आपने आई एल की वैल्यू पुट की है, ठीक है, वो यहाँ से ये निकाल के इसके अंदर इस वी एस के अंदर पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। ये आपने पीछे से इक्वेशन 6.39 से ली है, यहाँ से आई डी इक्वल्स टू आई एल इंटू 1 माइनस डी, ठीक है, वो ये है। और ये ऑलरेडी जो इक्वेशन चल रही थी उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। और वी नोट अब आपके पास पहले क्या था, वी नोट इक्वल्स टू वी एस ओवर 1 माइनस, लेकिन अब इसके साथ ये एक फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फैक्टर इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे सर्किट और उसमें अगर आप आइडियल वैल्यूज़ ले रहे हैं जो इस टॉपिक से पहले तक आप काम कर रहे थे, ठीक है, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं, सारा आपने इंडक्टर की वैल्यू भी डिज़ाइन कर ली, यानी थ्योरेटिकली डिज़ाइन कर ली है, कैपेसिटर की वैल्यू भी डिज़ाइन कर ली फॉर सम फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, वो आपने अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी रखी है और उसके लिए आपने इंडक्टेंस भी निकाल ली, कैपेसिटेंस भी निकाल ली, ठीक है, डायोड देख लिया आपने, सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली, स्विच भी आपने देख लिया कि मेरा इतना लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, मैं मॉसफेट अप्लाई कर दूं या मैं ये वाला डायोड अप्लाई करूं जिसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो, वो सारा आपने देखकर जब बना लिया और फिर आप देखेंगे कि मैंने तो 12 से 24 वोल्ट का बूस्ट कन्वर्टर बनाया था लेकिन मेरा 12 से 24 नहीं आ रहा बल्कि मेरा 12 से 22 आ रहा है, या मेरा 12 से वो कन्वर्ट कर रहा है 12.5 में, ठीक है। तो वो उसकी क्या रीजंस है, वो उसकी ये रीजंस हैं कि आपने जो एनालिसिस किया दैट वाज एन आइडियल एनालिसिस, आइडियल वैल्यूज़ को लेकर, एजम्पशंस को लेकर, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ एजम्पशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये थोड़ा सा चेंज होता है, तो फिर आप आर्बिट्रेरली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करते हैं, आर्बिट्रेरली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। तो वी नोट मेरा जो है ड्यू टू इंडक्टेंस रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसी को देखें और ये दो ग्राफ प्लॉट करें, एफिशिएंसी निकालें, ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी उसकी इफेक्ट होगी, क्यों इफेक्ट होगी, क्योंकि इसमें लॉसेस आ रहे हैं। पहले हमने कहा था कि आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट है, कोई लॉस नहीं है, ये ऐसा सर्किट हमने डिज़ाइन किया जिसमें कोई भी किसी तरह की पावर डिसिपेशन नहीं हो रही, स्विच मोड में हम काम कर रहे हैं ना, और हमारा ये कंसर्न होता है स्विच मोड में कि हमारी इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो लॉसेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो, बहुत कम हो, यही फ़ायदा है स्विच मोड का। वरना तो हम लीनियर रेगुलेटर्स पे काम कर रहे थे जो कि बहुत अच्छा रेगुलेट भी कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर आता है कि उसमें लॉसेस होते हैं, पावर डिसिपेशन होती है, वो एफिशिएंट सर्किट्स नहीं है। हमारा काम तो वो पूरा कर देते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एफिशिएंट नहीं है और हमें एफिशिएंटली काम करना है। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बीइंग अ पावर इंजीनियर,
हमें जो काम करना है उसमें पावर को हमने कंजर्व करना है और उसमें जो लॉसेस हैं वो कम से कम होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो सर्किट है वो एफिशिएंटली काम कर सके। अच्छा जी, तो ये जो शटडाउन हुआ था, ब्लैकआउट हुआ था, ये कल या परसों की बात है, रात को, उसकी क्या रीजंस थी, किसी ने सर्च आउट की मैम है? फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। नेशनल ग्रिड में मसला आ गया था, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, नेशनल लो हो ग्रिड गई में थी। उसकी कोई वो बताई है रीजंस, या अभी इन्वेस्टिगेशन मैम चल रही है? रीजन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी कर का रहे हैं बताया अभी। कि जीरो, मैम उसकी जो क्यों हो गई थी? फ्रीक्वेंसी थी वो 50 से 0 पे आ गई थी। हाँ, तो वो उसकी क्यों वजह से 50 से 0 पे आने का मतलब ये है कि पीछे से वो जो आरपीएम थे, वो क्या होता है फार्मूला, एन इक्वल्स टू, मशीन्स पढ़ ली है रेजोल्यूशन ना पर आप मिला लोगों मैम, ने? हाँ, यस 120 120 एफ बाय ओवर एफ, टी। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी मैम जीरो होने का मतलब है कि आपके पीछे से जो प्राइम मूवर है उसकी स्पीड जीरो हो गई है, तो आपकी टर्बाइंस ही बंद होगी, सारा कुछ ही बंद हो गया, तो ब्लैकआउट ही होना था उसमें अगर जीरो हो जाती है तो। अगर इन केस यस जीरो, अगर मैम। उनकी बात ठीक है कि वाकई जीरो हो जाती है, अगर 50 से थोड़ी कम हो गई है तो ऑब्वियसली कुछ इसमें फॉल्ट आया है जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड में एनटीडीसी के ट्रांसमिशन लाइंस में, तो वो जो है फ्रीक्वेंसी अगर वाकई जीरो हो गई है फिर तो सब कुछ बंद हो गया ना, फिर पीछे से स्पीड ही खत्म हो गई हमारी। मैम ये मैम एक ये भी मसला है, दूसरा ये है कि सारी ग्रिड्स पाकिस्तान की ना इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो ठीक एक है, पे इतना का मसला आएगा तो वो फॉल्ट ट्रेवल करता करता ना दूसरी ग्रिड्स तक भी चले जाता है, तो इसी वजह सही, से एक ग्रिड में बंद हुई फैक्ट्री, बाकी सारी सिंक्रोनाइज्ड एक्चुअली सारा सिस्टम आपस में। मैम अच्छा जी, वापस, सिंक्रोनाइज। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट इज पी नॉट और इनपुट इज पी नॉट प्लस पी लॉस, ये आपने बहुत जगह देखा होगा फार्मूला एफिशिएंसी का, आउटपुट ओवर इनपुट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज पुट की है और मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये मेरे ख्याल से लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा, तो इन केस अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है तो मीटिंग क्लोज करनी पड़ेगी, शायद इसमें कोई मसला आ रहा है। अच्छा बच्चों, तो ये दो ग्राफ हैं हमारे पास जिसमें वी नॉट ओवर वी एस वर्सेज डी, ठीक है, आइडियली और नॉन आइडियली, ठीक है। अगर तो आइडियली है तो हमारे पास सिंपल जो वी नॉट इक्वल्स टू वी एस ओवर 1 माइनस डी है वो फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और उसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें आर एल को भी इंक्लूड कर लूँ, यानी कि ये वाला अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ, तो इस केस में मेरी जो आउटपुट है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि इनपुट तो मेरी कांस्टेंट है तो आउटपुट मेरी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज स्टार्ट में तो ठीक चल रहा है काम, लेकिन जब ड्यूटी साइकिल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हूँ तो फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला जो हमने बाद में ड्राइव किया है, ठीक है। सिमिलरली जो मेरी एफिशिएंसी है उसका ये फार्मूला है, ठीक है। अगर तो आइडियल है तो आइडियल में तो एफिशिएंसी मेरी 100% है, लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो उसमें लॉसेस आ गए हैं, तो एफिशिएंसी जैसे जैसे मैं डी को, क्योंकि इस फार्मूला में मेरा सिर्फ जो वेरिएबल्स है वो डी है, अगर मैं डी को इंक्रीज करती जाऊँ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडक्टेंस की जो रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट है। तो अगर मैं ड्यूटी साइकिल को बहुत ज़्यादा कर दूँ तो उससे क्या होगा कि मेरा बूस्ट कन्वर्टर जो है वो ठीक काम नहीं करेगा, यानी मुझे ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% के ऑलमोस्ट करीब पे ये ठीक काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी ठीक है। लेकिन अगर मेरा ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा, अगर इस चीज़ को भूल जाए, मेरा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा या कम होगा जैसे जैसे मैं ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करूँगी? मैम ज़्यादा हो जाएगा। हम ज्यादा ज्यादा ज़्यादा हो हो होगा। जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करती जाऊँ, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा आउटपुट वोल्टेज तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन मेरा सिस्टम जो है वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और मेरा आउटपुट वोल्टेज भी अब उस फार्मूले के मुताबिक ज़्यादा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, आइडियली उसको इंक्रीज़ होते रहना चाहिए जब तक ये 1 नहीं हो जाता, 1 मैक्सिमम 100% ही है ना, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 0.8 तक या थोड़ा सा और कर लें 0.9 तक तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस RL के इफेक्ट की वजह से, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से जो स्टार्ट में इंडक्टेंस है मेरी, उसकी रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप आया है वो सिग्निफिकेंट हो रहा है, क्योंकि ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होने से मेरे वोल्टेजेस भी बूस्ट कर रहे हैं और उनका फिर इफेक्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर तो थोड़ी वैल्यूज़ हैं
कम वोल्टेजेस हैं तो उसमें इतना ज़्यादा RL का इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो उस आउटपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन आ रही है ना, अब मुझे नज़र आएगी, क्योंकि मेरी RL जो है इंडक्टेंस की जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और अब वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बक बूस्ट कन्वर्टर, पहले हमने पढ़ा है बक कन्वर्टर, फिर हमने पढ़ा है बूस्ट कन्वर्टर। अब हमने क्या किया, एक और हमने जब हमने देखा कि ये सिर्फ मैंने वैल्यूज़ की पोजीशंस कंपोनेंट्स की पोजीशंस को चेंज किया, मैंने सिर्फ स्विचेस को आगे पीछे किया और मेरा एक कन्वर्टर से दूसरे कन्वर्टर में चेंज हो गया, मेरा बक से बूस्ट बन गया, मेरा सारा एनालिसिस वही है लेकिन मेरी वेव फॉर्म्स भी चेंज हो गए, मेरा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गया और बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो गया, यानी पहले बक के तौर पे काम कर रहा था, स्टेप डाउन था और अब मेरा स्टेप अप हो गया। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा और इंटरचेंज करूँ तो फिर क्या होता है, तो क्या मेरा कोई और कन्वर्टर बन जाएगा अगर मैं कंपोनेंट्स को मज़ीद इनकी पोजीशंस को आगे पीछे करूं। और ये जो बक बूस्ट कन्वर्टर्स है ना, ये सारा हम इंडक्टेंस पे काम कर रहे हैं, यानी इसके अंदर जो सारा एनालिसिस है या सारा सर्किट का जो ऑपरेशन है वो इंडक्टर के अक्रॉस घूम रहा है। ठीक है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा कैपेसिटर को इन्वॉल्व नहीं किया कि कैपेसिटर में किस तरह काम, कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है, कब चार्जिंग हो रही है। हाँ ऑब्वियसली हमने देखा ज़रूर है, लेकिन जो हमारे स्विचेस हैं, स्विच ऑन हो रहा है तो इंडक्टेंस क्या किस तरह काम करी है, अगर स्विच ऑफ है तो इंडक्टेंस किस तरह काम करी है, तो ये सारा जो हमारा एनालिसिस है वो इंडक्टेंस के अक्रॉस घूम रहा है। ठीक है, जो LC और जो कैपेसिटर लगाया हमने DC लेने के लिए, बेसिकली ओवरऑल LC जो है ना हमारा, ये हमने जो आउटपुट वोल्टेज है उसको DC में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इसलिए किया था क्योंकि जब हमने एक डायोड लगा दिया, स्विच लगा दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो तो AC आता है ना, एक दफ़ा प्लस में आ गया या एक दफ़ा 1 आ गया, एक दफ़ा 0 आ गया, तो एक दफ़ा 1 है एक दफ़ा 0 है तो वो AC वेव फॉर्म है, ज़रूरी नहीं है कि AC साइनोसॉइडल ही हो। ठीक है, वो तो हमारा स्टैंडर्ड है कि हमने उसको स्टैंडर्ड लिया हुआ है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स को, क्योंकि हर वेव फॉर्म साइनोसॉइडल से मिलकर बनती है। स्क्वायर वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, कोई भी वेव फॉर्म है वो हम साइन और कोसाइंस के सम से बना लेते हैं, इसलिए हमने स्टैंडर्ड उसको लिया हुआ है। लेकिन AC वेव फॉर्म वो वेव फॉर्म है जिसमें वैल्यूज़ आपके टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हैं। तो हमने देखा तो ये तो इन्वर्टर बन गया, DC मैंने इनपुट दिया और मैंने एक स्विच लगा दिया और मैंने एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा दी, आउटपुट पे लोड लगा दिया, तो मैंने देखा कभी ये प्लस में आ रहा है, कभी ये माइनस में आ रहा है, या कभी ये प्लस आ रहा है, कभी ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो वो एक AC वेव फॉर्म बन गई, तो ये इन्वर्टर बन गया। तो ये सारे ही आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो हमने ये जो L यहाँ पर L लगाया था और यहाँ पे C, तो ये बेसिकली जो LC लगाया है हमने, ये बेसिकली इस AC आउटपुट वोल्टेज को कन्वर्ट करता है DC में, क्योंकि हमें तो DC टू DC कन्वर्टर चाहिए, हमें आउटपुट पर भी DC चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई वी आर कनेक्टिंग दिस LC फिल्टर। ये जो कैपेसिटर लगाया है हमने, दिस इज यूज्ड फॉर फिल्टर पर्पसेस, फिल्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है। ठीक है, तो जब हमने कंपोनेंट्स की पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज किया तो हमें पता चला कि हमारे पास तो एक नया कन्वर्टर बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने मजीद उनको इंटरचेंज करने की कोशिश की, बिकॉज वी हैव मोर देन 2 कंपोनेंट्स, तो उनमें जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगी। ठीक है, अगर 3 ही हैं तो 3 में हमारे पास जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो वो 3 का फैक्टोरियल बन जाता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ये किया, तो अब हमने एक और इसका कॉम्बिनेशन बनाया। उसमें हमने क्या किया, पहले सबसे पहला जो बक कन्वर्टर था उसमें उसका कैसा सर्किट था, यहाँ पर स्विच लगा हुआ था, यहाँ पर डायोड था जी, यस मैम ऐसे ही था। यहाँ पर डायोड था और यहाँ पर इंडक्टर था। जी जी मैम। ठीक यस है, मैम, उसके बाद बूस्ट कन्वर्टर बनाया, तो बूस्ट कन्वर्टर में क्या हुआ, इंडक्टर पहले तो आ मैम वहाँ आ गया, स्विच पैरेलल में आ गया, आगे डायोड जोन सा मैम आगे सीरीज में बिल्कुल दोबारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बूस्ट कन्वर्टर में हमने इंडक्टर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, और डायोड यहीं पर ही था और यहाँ पर मेरा स्विच था। ठीक है, अब मैंने एक और कन्वर्टर बनाने की कोशिश की और उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने सिंपल ये किया, ये स्विच मैंने जो सबसे पहला जेनेरिक मेरा था सर्किट, उसमें मैंने स्विच को यहीं पर रहने दिया, सिर्फ डायोड और इंडक्टर को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, मैंने इंडक्टर यहाँ पर था और डायोड यहाँ पर था, तो मैंने इनको आपस में इंटरचेंज किया। ठीक है, और बूस्ट कन्वर्टर में आप देखिएगा कि ये डायोड की डायरेक्शन जो है ना ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें जो है ये कैथोड पहले है, एनोड बाद में है, यानी जिस तरह भी है। बूस्ट कन्वर्टर में आप देखिएगा कि ये ऑपोजिट लगा हुआ है। ठीक है, तो तीनों जो कन्वर्टर्स हैं, बक बूस्ट एंड बक बूस्ट दोनों, ठीक है,
ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपने तीनों सर्किट्स को बनाना है, जिस तरह मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 का कहा था ना कि आपने एक पेज पर कंपैरिजन करना है सबका, इसी तरह आपने इस चैप्टर में भी यही करना है। आपने पहले बक कन्वर्टर लिखना है, फिर बूस्ट लिखना है, फिर बक बूस्ट लिखना है। बक का सर्किट बनाना है, बूस्ट का सर्किट बनाना है, एंड देन बक बूस्ट का सर्किट बनाना है, ठीक है। फिर बक के आपने जो जेनेरिक जितने भी फार्मूला वो लिखने हैं, बूस्ट के लिखने हैं, बक बूस्ट के लिखने हैं। और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि चेंज है, जैसे पीक टू पीक कैपेसिटर करंट है, या कैपेसिटर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, या इंडक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, या कोई और डायोड करंट की एवरेज वैल्यू है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो आपने तीनों के फार्मूला भी उसी तरह 1-to-1 कंपैरिजन में लिखने हैं। उन तीनों की वेव फॉर्म्स भी, इंडक्टर करंट तीनों के लिए उसकी वेव फॉर्म क्या होगी, इंडक्टर वोल्टेज तीनों का उसकी वेव फॉर्म क्या होगी, ठीक है। और इसी तरह से और क्या है, कैपेसिटर की वेव फॉर्म है, कैपेसिटर की कैसी होंगी, डायोड की कैसी होंगी, या अगर कोई लोड करंट या कोई और भी अगर है तो, ठीक है। जितनी भी वेव फॉर्म्स है वो भी उसी तरह आपने 1-to-1 कंपैरिजन में करना है काम, ठीक है। अच्छा, बक बूस्ट कन्वर्टर भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर ने काम किया है। उसके लिए भी एग्जैक्टली आपने वही एनालिसिस करना है जो कि आप पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है। बल्कि आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि हम कैसे काम करेंगे इसमें। देखिए बेटा, वही सेम सिंक्रोनियस रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, यानी ये दो स्विचेस हैं। डायोड भी ऑब्वियसली एज अ स्विच काम करता है, लेकिन ये एक अनकंट्रोल्ड स्विच है, लेकिन स्विच है, ठीक है। तो ये दोनों स्विचेस हैं, तो जब ये स्विच ऑन होगा ये स्विच ऑफ होना चाहिए, जब ये स्विच ऑफ हो तो ये स्विच ऑन होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इंडक्टर का करंट कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, उसी से हमने एल मिनिमम निकाल ली थी, ठीक है। और वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, अगर मॉसफेट लगाएंगे तो मॉसफेट नेगेटिव में भी ले जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसके लिए एल मिनिमम कंडीशन लगा दी कि इस से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे हम 25% या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली आपकी बुक में जो है वो क्राइटेरिया 25% का है, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने 25% ही लेनी है। अगर आप 25% की जगह पे 30% भी ले लेते हैं ना तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो आप उसमें ये होता है कि ये जो 25% या ये जो स्पेसिफिक वैल्यू बताई होती है ना, या डेल्टा आई एल का 40% आपने लेना है, ठीक है, ये रिसर्च करने के बाद निकलती हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई वो चीज़ नहीं है कि ये स्टैंडर्ड बन गई हैं, ठीक है। ये रिसर्च करके हमने देखा कि जब हमने ये वैल्यूज़ ली तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बक और बूस्ट कन्वर्टर के डिज़ाइन में बहुत सारी वैल्यूज़ ऑर्बिट्रेरी होती हैं, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे ना लैब में तो आप देखोगे कि अच्छा मैंने एल की ये वैल्यू ली और आपने जो कैलकुलेशंस की उसके मुताबिक आप देखोगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है ना मेरा क्लोज टू दैट रिक्वायर्ड वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा। तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा एल को चेंज किया या कैपेसिटर को चेंज किया, और इसी तरह से ये 25% उसका ले लें या उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें कि मेरा ठीक नहीं आ रहा, चले मैं कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ी सी इससे ज़्यादा कर लूँ, या मैं पीक टू पीक वेरिएशन मेरी इतनी है तो चले मैं इससे थोड़ी और कम करके देखूँ, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्रेरली जो है इसका डिज़ाइन बनता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हैं, जैसे अगर आप 30% ले रहे हैं एल मिनिमम का, तो आपने जस्टिफाई उसका जस्टिफिकेशन देनी है मुझे एग्जाम में कि मैंने ये 30% क्यों लिया है, ठीक है, कि इससे मेरी ये वाली वैल्यू आ रही थी, ये मैंने इसलिए 30% लिया। कुछ भी आप चेंज करते हैं आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हैं, यू आर द डिज़ाइनर, ठीक है। तो यू कैन बी द डिज़ाइनर एंड यू आर, तो आप जैसे मर्जी कर लें, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन देनी है आपने मुझे कि ये अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैंने ये वैल्यू चूज़ की है, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। स्विच को सारी assumptions वही हैं। इंडक्टर करंट इज कॉन्टिन्यूस, कैपेसिटर इज लार्ज इनफ टू एज्यूम अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assumptions। क्यों? क्योंकि यू आर बेसिकली वर्किंग विद डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, आउटपुट शुड बी डीसी। अगर कैपेसिटर आपका छोटा होगा, स्मॉल वैल्यू का होगा, तो आपके पास कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा कैपेसिटर बड़ा होता जाता है उतना ही उसकी ESR कम होती है या ज़्यादा होती है? ESR कम हो जाती है मैम, रिपल मेरे ESR कम हो जाती है, वेरी गुड। जितना कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो एक्सपेंसिव ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती है, और रेजिस्टेंस की वजह से ही तो रिपल्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडक्टर करंट इज कॉन्टिन्यूस, स्विच इज, ये बाकी सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। बल्कि ये सारा कुछ ही वही है, पहले भी आप लोग पढ़ते रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, ये स्विच ऑन हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया।
जब ये स्विच ऑफ हुआ तो ये स्विच ऑन हो गया, तो आपके पास ये सर्किट बन गया, पहले आपके पास ये सर्किट था, ठीक है। इसके लिए भी आपने उसी तरह एनालिसिस फॉर द स्विच क्लोज करना है, एनालिसिस फॉर द स्विच ओपन करना है। जब आपका स्विच क्लोज हुआ तो उस केस में आपके पास जो VL आ रही थी, क्योंकि हम सारा काम इंडक्टर का कर रहे हैं, तो जब आपका स्विच क्लोज हुआ तो ये सर्किट बन गया, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे, VL इक्वल्स टू VS, ठीक है। और VL किसके इक्वल होता है, LdI/dt, ठीक है। अब जब स्विच ओपन हो गया तो VL किसके इक्वल हो गया, इसके साथ तो डिस्कनेक्शन हो गया ना, और ये पैरेलल है आउटपुट वोल्टेज के साथ, तो VL इक्वल्स टू V नोट। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास VS/L उसी तरह यहीं से हमने निकाल लिया, डेल्टा IL क्लोज आ गया और यहाँ पर इक्वल्स टू V नोट कर दिया हमने, और डेल्टा IL ओपन आ गया, दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, V नोट इक्वल्स टू माइनस VS इंटू D/1 माइनस D। क्लियर जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। क्लियर है, ठीक है। इसको जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतनी जल्दी इसकी समझ आ जाएगी, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी ये इक्वेशन बनेगी, ये बक है, ये बूस्ट है, ठीक है। ये करने से रट्टा ना लगाएं इसको, लेकिन करें। इसी तरह आप इस डिजाइनर्स यही करते हैं ना, रेजिस्टेंस को उठा के इधर लगा दिया, इस कंपोनेंट को उठा के इधर लगा दिया और एक नया रिसर्च पेपर बना दिया, अब ये एनालिसिस आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ही चेंज होता है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये जो है ये बक कन्वर्टर है, ये बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, अब यहाँ से ये है D/1 माइनस D। अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँ और देखूँ कि ये बक कन्वर्टर के तौर पे काम कर रहा है या बूस्ट कन्वर्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगी, ठीक है, और मैं देखूँगी कि ये इक्वल भी आता है या नहीं आता, ठीक है। V नोट इक्वल्स टू VS भी होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं V नोट को VS के इक्वल कर दूं फिर क्या होगा? मैम ये फिर हमारा बक होगा ना, ये इक्वलेट हो रहा है लेकिन ग्रेटर नहीं हो रहा है। मैम ना बक होगा ना बूस्ट होगा, फिर ना बक होगा ना बूस्ट होगा। वैसे बक और बूस्ट दोनों जो है वो इक्वेट भी कर देते हैं, नहीं, इक्वल टू और मैम बक लार्जर। कह सकते हैं, बूस्ट नहीं कह सकते मैम। बूस्ट में नहीं करता, वो इक्वल नहीं करता, बूस्ट में इक्वल नहीं करता। अगर आप ड्यूटी साइकिल को मेरे ख्याल से 0 कर दें तो V नोट इक्वल्स टू VS/1 माइनस D। जी बताइए। मैम हाफ और मेरे ख्याल से तब कर देता है। कर देता है बेटा, V नोट इक्वल्स टू VS/1 माइनस D होता है ना बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। ये D नहीं, ये ऊपर वाला ये वाला D नहीं होता ना बूस्ट कन्वर्टर में। तो अगर आप ड्यूटी साइकिल को 0 कर दें तो V नोट इक्वल्स टू VS हो जाएगा। ये मैं इस एक्सप्रेशन की बात नहीं करी, मैं बूस्ट कन्वर्टर की बात कर रही हूँ। बूस्ट कन्वर्टर का क्या फार्मूला होता है, V नोट इक्वल्स टू VS/1 माइनस D। तो दोनों ही कन्वर्टर्स, बक हो या बूस्ट हो, बक कन्वर्टर क्या करता है, DC वोल्टेज यानी कि सोर्स वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को इक्वल भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, और बूस्ट कन्वर्टर इक्वल भी कर सकता है और लार्जर भी कर सकता है, ठीक है। और ये बक बूस्ट कन्वर्टर, इसमें दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले V नोट को VS के इक्वल कर लेते हैं। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा ना वो नेगेटिव होकर आएगा। अगर आप नेगेटिव देंगे इनपुट पे तो आउटपुट पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आप पॉजिटिव देंगे तो आउटपुट पे नेगेटिव आ जाएगा। ये हमें इसमें बियर करना पड़ेगा प्रॉब्लम, ठीक है। और लेकिन अगर मैं दोनों को इक्वेट करना चाहूँ V नोट इक्वल्स टू VS, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ऐसे ही है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस D इक्वल्स टू D हो जाएगा। माइनस D, माइनस को आप खत्म कर दें फिलहाल, माइनस सिर्फ उसकी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं मोड ले रही हूँ दोनों का, माइनस को अभी आप रहने दें। तो 1 माइनस D इक्वल्स टू D होना चाहिए, तब भी ये कैंसिल आउट होगा ना, ठीक है। D इक्वल्स टू 1 माइनस D के, तभी आपस में ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो D इक्वल्स टू 1 माइनस D करें तो आपके पास D की क्या वैल्यू आती है, 1/2, 1/2, ठीक है। तो D इक्वल्स टू 0.5 या 1/2 पे बेसिकली ये वैल्यू V नोट इक्वल्स टू VS हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं D की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा कर दूं, ठीक है, यानी कि बड़ी वैल्यू कर दूं, तो मेरे पास अगर आप इस फार्मूला में पुट करें D की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, तो मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो लार्जर होता है। क्यों? जैसे D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें 0.7,
ऊपर भी 0.7 नीचे भी 0.7, तो 1 माइनस 0.7 0.3, ऊपर 0.7 ऊपर 0.7 और नीचे 0.3, ठीक है। तो आपके पास एक लार्जर वैल्यू आएगी क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर मैं डी की वैल्यू को 0.5 से लेस कर दूं तो मेरे पास ये बक कन्वर्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह काम कर रहा है, बक की तरह भी और बूस्ट की तरह भी। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0.5 हो तो ये बक कन्वर्टर है, और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो तो ये बूस्ट कन्वर्टर है। और अगर मैं डी की वैल्यू को पुट कर दूं इक्वल टू 0.5 देन इट विल एक्ट एज अ सिंपल, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होंगे, सेम वैल्यू आपको दे देगा, ना ये बक होगा ना बूस्ट होगा, यानी कि सेम वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फायदा है कि इसको बक के तौर पे भी आप बना सकते हैं, बूस्ट के तौर पे, यानी एक ही सर्किट को आप यूज कर लें बक के तौर पे भी और बूस्ट के तौर पे भी। और जब आप ड्यूटी साइकिल फाइंड करें तो आप वी नोट का मोड ले लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस नेगेटिव को सिर्फ पोलैरिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं और ये हमेशा आपको नजर आएगा। नेगेटिव देंगे इनपुट पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में यूज होगा। और IL जो है उसी तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, और VL हमारा उसी तरह से, एक में VS आ रहा था यानी क्लोज था जब हमारा स्विच, VS आ रहा था, और जब ओपन था तो माइनस V नोट आ रहा था, और सॉरी V नोट आ रहा था, ठीक है। तो VL मेरा VS और V नोट है, माइनस ही बन रहा है इसमें तो, V नोट ही है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ID ये मेरा डायोड का करंट है, उसी तरह से 0 और फिर IL, 0 एंड देन IL, ठीक है। अच्छा ये जो ID इक्वल्स टू माइनस V नोट ओवर R लिखा हुआ है, ये कैसे आएगा, कोई बता सकता है मुझे? क्या ID चीज इक्वल्स मैम? टू, ये ID इक्वल्स टू माइनस V नोट ओवर R, ये इसकी एवरेज वैल्यू बताई हुई है। जी मैम, मैम गिवन होगी ना, मैं वी नॉट जो आउटपुट वोल्टेज है वो, और आर जो रेजिस्टेंस गिवन होगी, उसी से क्रॉस जो वोल्टेज होंगे। मैम जी जी एवरेज इंडक्टर करंट जो है वो तो 0 के इक्वल है ना हमारे, तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस की वजह डायोड से के आएगा। नो, अक्रॉस, एवरेज इंडक्टर करंट हमारा 0 नहीं है, एवरेज इंडक्टर करंट हमारा 0 कैसे है? नहीं मैम वो एवरेज कोई ना इंडक्टर एवरेज इंडक्टर वोल्टेज, वोल्टेज मैम वोल्टेज, हाँ जीरो होता है, एवरेज इंडक्टर कैपेसिटर का वोल्टेज 0 करंट। होता है, हाँ कैपेसिटर यस का। अच्छा मैम, इस सर्किट में मुझे देख के बताइए कि ID, इसमें देखिए ये डायरेक्शन ऑपोजिट है ID की, ठीक है। मैंने बताया था ना कि हमने डायोड उल्टा लगाया हुआ, यहाँ पे डायोड इस तरफ है और I नोट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो ये किस कैसे बनेगा इक्वेशन? ID प्लस I नोट इक्वल्स टू IC, राइट। यस मैम, ID प्लस I नोट इक्वल्स टू IC, और IC की एवरेज वैल्यू 0 होगी, तो ID इक्वल्स टू माइनस I नोट, यस मैम, ठीक है। तो I नोट किसके इक्वल है? V नोट ओवर R के, ठीक है। तो ID की ये एवरेज वैल्यू है जो कि माइनस V नोट ओवर R, ठीक है। IC भी उसी तरह से आ गया, और आपने उसी तरह से इसका एनालिसिस किया, P नोट इक्वल्स टू PS करके यहाँ से IL फाइंड कर लिया, और I मैक्स भी उसी तरह से IL प्लस डेल्टा IL ओवर 2, और मिनिमम के लिए IL माइनस डेल्टा IL ओवर 2, ये L मिनिमम के लिए आ गया फार्मूला, ठीक है। सेम वही एनालिसिस, और इसी तरह आउटपुट वोल्टेज रिपल के लिए भी आपने एग्जैक्टली वही चीज़ फॉलो की है, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे। और उसके बाद हमारे पास बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए एक प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करेंगे। ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है या नहीं? नहीं, ये वैसे ही है, ठीक है। अगर इसके मतलब इसके रिलेटेड भी कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी आप उसी तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने बक का किया और जैसे आपने बूस्ट का किया, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बक बूस्ट कन्वर्टर तक। और मुझे आपने ये करना है कि स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दें अटेंडेंस के लिए। मैम जी मैम सुबहानी का मैसेज आया था कि उसका इंटरनेट का मसला है, वो आया था, ज्वाइन किया था उसने। किसका? अहमद सुबहानी मैम। अहमद सुबहानी का, ओके ठीक है। मुइस लिस्ट के साथ ना प्लीज लिख दीजिएगा कि अहमद सुबहानी का इंटरनेट का इशू है। ओके मैम, मैं कर तो दूंगा। आज हमारा ये DC टू DC कन्वर्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बक कन्वर्टर देखा, बूस्ट कन्वर्टर देखा और बक बूस्ट कन्वर्टर देखा, ठीक है। और तीनों का सेम एनालिसिस है, और सिर्फ हमने कंपोनेंट्स की पोजीशंस को इंटरचेंज किया, और ये बक से बूस्ट बन गया और बूस्ट से बक बूस्ट बन गया। बक बूस्ट में याद रखना आपने कि पोलैरिटी रिवर्सल होती है, ठीक है। अगर मैं 12 से
आपको कहती है ना 24 वोल्ट, तो वो बेसिकली 12 से -24 वोल्ट बनाएगा, ठीक है। वो 24 नहीं बनाएगा, -24 देगा आपको, वो आपने उसका बाद में मोड लेना है, ठीक है। ये बक बूस्ट कन्वर्टर। और बाकी उसी तरह से सारी चीज़ें हैं, IL है, डेल्टा IL है या IC है, उसकी ESR है, सबके लिए, तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। सिर्फ ऑब्वियसली इंटरचेंज होने से, कंपोनेंट्स की पोजीशन चेंज होने से जो हमने KVL KCL लगाए हैं वो सारे चेंज हो गए, सर्किट ही हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो जब सर्किट चेंज हो गया तो उसकी वेवफॉर्म्स भी चेंज होगी, फार्मूला भी चेंज हो गए, ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो सबका सेम है। तो आपने वो जो भी मैंने आपको काम बताया है कि तीनों का कंपैरिजन करें 1 to 1, तीनों की वेवफॉर्म्स बनाएं, तीनों के सर्किट्स बनाएं, तीनों के फार्मूला लिखें और देखें कि किसमें क्या क्या चीज़ चेंज है, ठीक है। जब आप तीनों को इकट्ठा करेंगे सॉल्व और आपके सामने पेपर होगा उसमें तीनों लिखे होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। और इससे रेलिवेंट जो एंड प्रॉब्लम्स हैं, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ज़रूर करें, ठीक है। हर चैप्टर के इसी तरह किया करें, जो एंड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखा करें, ठीक है बच्चों। मुझे स्क्रीनशॉट ले लिया मोइज़ आपने? जी मैम ले लिया मैंने। चलें, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हाँ, और बल्कि मैंने क्विज अनाउंस करना है इसका, मैंने क्विज अनाउंस करना है। आज क्या दिन है? मंडे है। नेक्स्ट मंडे कर लें क्विज के लिए। मैम हमारी प्रोटोटाइप है, हमारी देना है। प्रेजेंटेशन है मैम, मंडे को वेडनेसडे को रख ले मैम। किस चीज़ की वेडनेसडे को प्रेजेंटेशन है? फाइनल ईयर FYP प्रोजेक्ट FYP की। अच्छा, प्रेजेंटेशन है या प्रोटोटाइप है? प्रोटोटाइप है मैम। मैम प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन सारी देनी है। प्रेजेंटेशन तो हो नहीं गई हैं? यस मैम हो गई है। हाँ, प्रेजेंटेशन हो गई हैं आप लोगों की, अब प्रोटोटाइप आपने शो करवाना है ना? प्रोटोटाइप शो कराना है और मैम वो मैम डेमोन्स्ट्रेशन सारी देनी है उनको। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, हाँ वो तो होगी प्रोटोटाइप की ऑब्वियसली, ठीक है। वो मंडे को है, फिर इस वेडनेसडे को मैम रख ये लें। वेडनेसडे को रख ले। यस मैम मैम। नेक्स्ट वेडनेसडे कर लो। बहुत लेट नहीं हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट मैम वेडनेसडे नेक्स्ट मैम मंडे कर ले। ऐसे ही बहुत मेरे ख्याल ऑक्युपाइड है से मैम, कि लैब वगैरह के भी कर रहे हैं मैम, उनके भी प्रोजेक्ट सर में है। ये वाला जो महीना है ना आपका, ये इसी तरह ही होगा। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट कि एंड पे क्या हिसाब होता है, और स्पेशली अगर आपका फाइनली प्रोजेक्ट भी चल रहा हो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। लेकिन बस इसको इसी तरह ही लेके चलें कि यही महीना है जो ज़्यादा मुश्किल है, इंशाल्लाह उसके बाद आसानी होगी, और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ठीक है। तो ये अब इसी तरह ही चलना है, इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई और रिसोर्स पर्सन कुछ कर सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा उसको उतना ज़्यादा फल मिल जाएगा उसका इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अब साथ साथ ही चलना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं चाह रही थी कि आपका एक क्विज मैं एटलीस्ट और ले लूँ जिसमें कोई डिज़ाइन से रेलिवेंट प्रॉब्लम हो जाए, यानी आपका CLO जो मैम ले लास्ट ले वाला है CLO 3 वो कवर हो जाए। मैम नेक्स्ट वेडनेसडे को ले ले। नेक्स्ट वेडनेसडे को अगर मैं लूँगी तो फिर उसमें कुछ और भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक्स और भी ऐड होंगे, ठीक है। चलें इसको फिर देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मैम वेडनेसडे ये को फिर हम इसी स्टार्ट वेडनेसडे करें। को ले ले मैम। मैम नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट अच्छा ठीक चलें है मैम। चलें, मैं नहीं चाह रही एक्चुअली कि सिर्फ एक ही दिन का दरमियान में गैप है और आपका फ़ौरन क्विज आ जाए। अच्छी बात है हमजा, अगर आपने प्रिपेयर किया बोल के बहुत अच्छी बात है, बल्कि मुझे लग भी रहा है कि आपने वाकई में काम किया हुआ है। बाकी लोग भी तैयारी करें, और भी लोगों ने किया हुआ है, लेकिन उनको फिर भी मज़ीद जो है ना प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं नहीं चाह रही बेसिकली कि एक ही दिन का दरमियान में गैप आए। तो मंडे को अगर आप लोगों का मतलब और बिजनेस है तो इट्स ऑल राइट, तो हम वेडनेसडे को देख लेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को, लेकिन फिर उसमें हम देखेंगे कि अगर कुछ और भी उसमें ऐड करना पड़ा तो इसके लिए, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।